स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कौन सी ऐसी चीज है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है क्वेश्चन पेपर जल्दी, तो क्या होता है, कौन सी चीज है जो चेंज नहीं होती? तो वेलोसिटी चेंज होती है, वेव लेंथ भी चेंज होगी, एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी एक ऐसी चीज है जो चेंज नहीं होगी। ओके, वो जितनी फ्रीक्वेंसी से आता है उतनी फ्रीक्वेंसी से ट्रेवल करेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, द इक्वेशन y is equals to 8 sin 0.02 x minus 4t सेंटीमीटर, द स्पीड ऑफ वेव, वेव की स्पीड बतानी। चलो सॉल्व कर देते हैं जल्दी। क्या है दिया हुआ है क्वेश्चन में, y is equals to 8 sin, ब्रैकेट में क्या है, यही सवाल अगर x में 0.02 -14, उल्टा ये मैं जितनी फास्ट कर रहा हूँ उतनी कर लो, उल्टा उसमें घपले गए तो और ऊंचा हो जाएगा। और रहेगा टाइम, मैं कितनी फास्ट कर रहा हूँ देखो, बहुत टाइम लगेगा, 1 मिनट बहुत हो जाता है, 1-2 मिनट बहुत हो जाता है। चलो आ जाओ, अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये क्या एक्चुअली इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू a sin 2 पाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, t वाला माइनस एन टी होता है क्या, एक्स बाय लैम्डा माइनस एन टी, ओके, तो ये फॉर्मूला होता है राइट। अभी देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे है 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई नहीं है, तो पहले मुझे इसके जैसा इसको बनाना पड़ेगा। चलो बनाने के लिए क्या करते हैं, तो 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a साइन, अंदर हो जाएगा 2 पाई एक्स बाय लैम्डा माइनस 2 पाई एन टी। अभी देखो यहाँ पे, अब देखो इसके जैसा बन गया, अब ध्यान दो जरा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे a है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे जो भी है x है, तो जो भी है x है, और फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे जो भी है उसके साथ t है, इसके भी साथ t है। ओके, तो अब मुझे कंपेयर करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। x के साथ क्या है, 2 पाई अपॉन लैम्डा है, यहाँ पे x के साथ क्या है 0.02, तो मैं ऐसा लिखूंगा 0.02 इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। समझ में आया कैसे किया, कैसे किया देखो, ये 2 पाई बाय लैम्डा एक्स के साथ है, यहाँ पे एक्स के साथ कितना 0.02, तो मैंने दोनों को इक्वल लिख दिया, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या, यहाँ पे 2 पाई एन है और यहाँ पे कितना है 4 है, तो लिखूंगा 2 पाई एन इज इक्वल टू 4। ओके चलो, तो पहले लैम्डा निकालना है मुझे, तो लैम्डा को ऊपर ले लेता हूँ, तो ये रहेगा लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में 0.02, ये पहली चीज। यहाँ पे एन निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो एन इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 पाई, राइट। ये दोनों को ऐसे ही रखते हैं। अभी हम लोग को पता है क्या निकालना है, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन देखा, स्पीड ऑफ द स्पीड, स्पीड क्या होती है v, तो v क्या होता है, v इक्वल होता है n लैम्डा, तो n कितना है 4 अपॉन 2 पाई इनटू लैम्डा कितना है 2 पाई अपॉन 0.02। ओके कट करते, 2 पाई कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, आंसर आ रहा है 2 अपॉन 0.01, तो इसको 1 बनाते तो 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये जाएगा 200 अपॉन में 1, तो आंसर आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझा, तो ये हम लोग का आंसर है। ओके इसके बाद वाला क्वेश्चन है, a standing wave is produced on a string fixed at one end with the other free end, यानी एक एंड उसका फिक्स्ड है, दूसरा एंड, हाँ दूसरा एंड वो है फिक्स्ड है, तो उसमें उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, उसमें लैम्डा बाय 4 आता ही आता है, तो मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 4। ओके, तो पहला वाला आंसर आएगा उसका, ए आएगा। ओके, अब इसके बाद सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन, तो तुम लोगों को करना है, याद रखो, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेशंस लिखनी है दोनों की, क्या होता है। ओके इसके आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो एक न्यूमेरिकल है, वो बोल रहा है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के दिया। क्वेश्चन नंबर 9 समझ लेते हैं। क्या दिया हुआ है, अ सेट ऑफ 48 ट्यूनिंग फॉर्म्स, ट्यूनिंग फॉर्म पता है ना, वो ऐसा मानते हैं, वो 48 है टोटल अपने पास। उसके बाद वो बोल रहा है इस अरेंज इन अ सीरीज ऑफ डिसेंडिंग फ्रीक्वेंसी, यानी सबसे बड़ा वाला पहले, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यानी सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले वाली की है, ये बस याद रखो, क्योंकि उसको डिसेंडिंग में किया, तो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ओके, फिर आगे बोल रहा है डिसेंडिंग फ्रीक्वेंसी सच दैट ईच फोक गिव 4 बीट पर सेकंड, 4 बीट पर सेकंड, यानी कि पहले वाले और दूसरे वाले में जो डिफरेंस है वो कितने का है 4, यानी मैं ऐसा लिखूंगा ना n1 माइनस n2 वो कितना हो जाएगा 4, फिर n2 माइनस n3 वो कितना हो जाएगा 4, सबका ऐसा होने वाला है। समझ में आ रहा है, बट इसको इजी मेथड क्या है कि ये n2 को अगर उधर लेके जाऊं मैं, तो क्या होगा n1 कितना होगा
N2 + 4। समझ में आ रहा है? यानी आगे वाले से बड़ा है, N1 सबसे बड़ा है ना, तो उसमें मैं क्या करूंगा, ये N2 में 4 ऐड करूंगा तो N1 मिलेगी। अभी देखो और कितना ऐड होगा, देखो पहला अगर 4 है तो दूसरा कितना होगा 8, तीसरा कितना होगा 16। वैसे मैं उल्टा बोल रहा हूँ क्योंकि 4 कम होने वाले, समझ में आ रहा है? पहला अगर समझो 200 है तो दूसरा कितना होगा 196, फिर होगा 192, ऐसा कम होते रहेगा। बट दूसरा जो पहला वाला है वो सबसे एक एक से 4 बड़ा है, यानी सब एक दूसरे से 4 बड़े। ओके चलो, अब क्या होगा देखो, अगर मैं समझो N3 निकालना चाहूं यहीं पे, तो वो कितना होगा, N1 प्लस कितना होगा, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, N1 ही क्या होगा, N3 प्लस कितना होगा 8 होगा। ऐसा ऐड होते जाएगा, ऐड होते जाएगा। समझ में आ रहा है? बट मुझे कितना निकालना है, क्या क्वेश्चन पे क्या पूछा है, 10। अच्छा एक और चीज इसमें दी है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट फोक, जो फर्स्ट वाला है, यानी फर्स्ट वाला सबसे बड़ा जो है, वो इक्वल टू है 1.5 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट। लास्ट वाला कितना है, वो 1.5 टाइम्स है N48 के। ये बात याद रखो, ये एक और चीज दी है मुझे, दो चीजें कंडीशन दी है, बस ये दो कंडीशन दे दी ना तो हो जाता है सब। ओके तो पहला बोला है कि N1 जो है वो सब क्या है, सबसे बड़ा N1 है, और बाकी सब क्या हो रहा है उससे 4 कम है। पहली चीज उसने ये बोला। ओके यानी N1 माइनस N2 कितना दिया है, 4 दिया है। फिर दूसरी चीज वो बोल रहा है कि N1 जो है वो 1.5 टाइम्स N48 है। इतना समझ रहे हैं? अभी मुझे समझना है कि N1 और N48 का क्या रिलेशन होगा। तो क्या रिलेशन होगा देखो, पहले मैं लिखूंगा N1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना आया 4 आया, राइट। यहाँ पे कितना है 3 है तो यहाँ पे कितना आया 8 आया। मगर कैसे 8 आया, 4 ऐड कर रहे, तो 4 कितनी बार ऐड करने वाले हम लोग, 48 बार। देखो फर्स्ट के लिए 2 में मैंने 4 ऐड किया था, 3 में मैंने कितना ऐड किया था 8 ऐड किया था, तो मैं 48 में कितना ऐड करने वाला हूँ, हाँ 47 ऐड करना पड़ेगा, 47 टाइम्स, हाँ 47 टाइम्स 4 मुझे ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर चाहो तो ऐसा लिखते बैठो N2 N3 N4 N, ऐसा करते करते, हाँ तो मैं डायरेक्ट कितना करूंगा देखो, एक कम कर देखो, पहले में एक बार ऐड किया, क्योंकि 2 में 4 ऐड किया, थर्ड में 4, यानी 4 + 4 कितना हो गया, यानी 4 को 2 बार ऐड किया। थोड़ा सिंपल समझाता हूँ देखो, पहले में 4 को मैंने एक बार ऐड किया, दूसरे में 4 को मैंने 2 बार ऐड किया, तीसरे में चौथे में क्या करूंगा मैं 4 को 3 बार ऐड करूंगा। तो जब मेरा 48 आएगा तो मैं 48 वाले में क्या करूंगा, प्लस 4 को, देखो यहाँ पे 4 था तो 3 बार ऐड किया, तो 4 था तो 47 बार ऐड करूंगा अगर 48 है तो। समझा? तो ये कितना होगा N48 प्लस 4 इंटू 47 कितना होता है, मैं ही कर लेता हूँ 4, तो 188। समझा? तो ये मुझे इक्वेशन मिल गई। अब मुझे दो इक्वेशन मिल गया था, तुम ध्यान दो, एक ये इक्वेशन मिली और एक ये इक्वेशन मिली। अब देखो दोनों में N1 है लेफ्ट साइड में, तो जब लेफ्ट साइड वाला इक्वल है तो मैं राइट साइड वाला भी इक्वल लिख सकता हूँ। इसका लेफ्ट वाला इक्वल है तो मैं राइट वाला भी इक्वल लूंगा, यानी ऐसा लिखूंगा 1.5 N48 इज इक्वल टू N48 प्लस 188। ओके अब ये N48 को इधर माइनस करता हूं तो 1.5 N48 माइनस N48 इज इक्वल टू 188। ये दोनों को माइनस किया तो 1.5 में से 1 निकाले तो कितना आ जाएगा 0.5 N48 इज इक्वल टू 188। तो 0.5 उधर डिवीजन में जाएगा, तो N48 इज इक्वल टू 188 डिवाइड बाय 0.5। 188 का डबल कितना होगा, 188 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 376 मेरा क्या होगा N48, तो मुझे N48 मिल गया। ओके अब N48 जैसे ही मिला तो मुझे क्या पता है N1 भी निकालना है। N1 इज इक्वल टू 1.5 इंटू N48, तो 1.5 इंटू N48 कितना मिला 376। ओके कितना होगा ये बोलो, 1.5 इंटू
कितना होगा 564। तो n1 भी मिल गया, सब हर्ट्स में मिलेगा क्योंकि ये तब फ्रीक्वेंसी है। क्वेश्चन में यही तो पूछा है या कुछ और भी पूछा है, देखा है क्वेश्चन? मैं नहीं देखा क्वेश्चन। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट, निकाल दिया फर्स्ट, एंड द 42nd फॉर्म। तो 42nd निकालना है मुझे, अरे बहुत अच्छा है। तो n1 इज इक्वल टू n42, डायरेक्ट निकालता हूं ना मैं। n42 है तो ऐसा लिखूंगा प्लस 4 इंटू, अब यहाँ पे 42 है तो 4 इंटू 41 लिखूंगा, तो ये रहेगा n42 प्लस 4, और ये n1 भी है ना मेरे पास, कितना है ये 564, 44 4 वन 4, 4 4 द 16, 164, ये इधर रहेगा माइनस होगा, तो 564 माइनस 164 इज इक्वल टू n42, तो ये रहेगा 400 हर्ट्ज, ये रहेगा n42, और ये मुझे फाइंड करना था v अपॉन एल। तो n1 इज इक्वल टू v अपॉन एल दिया हुआ है, फर्स्ट ओवरटून करना है मुझे। तो फर्स्ट ओवरटून क्या होता है, n1 इज इक्वल टू v अपॉन एल होता है। तो n1 कितना दिया हुआ है, हाँ मुझे दिया है 480 हर्ट्ज, तो n1 दिया हुआ है 480 हर्ट्ज हर्ष, ओके। तो वो होता है v अपॉन एल। The frequency of the first overtune in a tube open at both ends is 480 hertz. What is the length of the tube? तो मुझे L पता करना है, कैसे L पता करेंगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है? उसने कहीं भी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड नहीं दिया है, वे यानी स्पीड ऑफ साउंड नहीं दिया हुआ है। तो स्पीड ऑफ साउंड हम लोग को कुछ भी लेना पड़ेगा। अब जनरली स्पीड ऑफ साउंड कितना लेते हैं पता है? अराउंड 350 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, ओके। तो या तो 350 या 340 ले लो, मेरे ख्याल से 340 लेना सही रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा लिख दो कि v इज इक्वल टू ले लो 340 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ साउंड उसने दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ध्यान रखो, ओके। 340 ले लो तुम, अगर 320 340 330 350 तक भी लोगे तो भी दोनों को मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में उसने नहीं दिया स्पीड ऑफ साउंड, ओके। तो क्या करेंगे, v ले लेंगे 340, तो l को इधर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा L इक्वल टू v की जगह ले लिया मैंने 340 अपॉन ये हो जाएगा 480, इसको कट करते हैं 0 0 कट, तो ये कट हो जाएगा 34 अपॉन 48, 2 से अगर मैं कट करूँ तो 17 अपॉन 24। अब ये 17 अपॉन 24 जो भी आंसर में आएगा वो पॉइंट में आएगा, वो मेरा मीटर में आंसर आएगा। अगर कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करो, ये मेरा कि क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है, ओके, इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वो बोल रहा है कि अ सोनोमीटर आयन इज स्ट्रेच्ड बाय टेंशन ऑफ 40 न्यूटन, यानी उसको खींचा, उस पर टेंशन लगाई T1, वो है 40 न्यूटन। इट वाइब्रेट्स इन यूनिसन विद द ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 384 हर्ट्ज, चलेगा? तो वो जो है देखो, जब टेंशन T1 है, यानी जब मैंने 40 न्यूटन का फोर्स लगाया है, कितना फोर्स लगाया? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि जब मैं 40 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, 40 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, तो कितने में वाइब्रेट होगा? वो बंदा वाइब्रेट हो रहा है, ये फोर्स है, ये है मेरा एफ, सॉरी एफ नहीं लेंगे हम लोग, टेंशन लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसमें फोर्स नहीं आया कहीं भी, टेंशन लेंगे। तो टेंशन है 40 न्यूटन, तो वो टाइम वो वाइब्रेट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी दी है एन दिया हुआ है 384, तो एन दिया हुआ है 384, ओके। और आगे क्या दिया हुआ है? अगर मैं समझो उस पे हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट्स गेट प्रोड्यूस, अब बीट्स पूछा, बीट्स का फॉर्मूला क्या होता है? बीट्स इक्वल्स टू n1 माइनस n2, यानी मुझे n2 निकालना होगा, यानी n2 उसने पूछा है क्वेश्चन मार्क, n2 कितना नहीं पता, तो t1 ये है, n1 ये है, ओके। आगे बढ़ते हैं, 2 सेकंड, अब यहाँ पे टाइम दिया, बीट्स निकालते टाइम मुझे t यूज करना है 2 सेकंड, चलेगा, बाद में देखते हैं उसको। और आगे क्या है, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट्स गेट प्रोड्यूस इन 2 सेकंड इफ द टेंशन इन द वायर डिक्रीज बाय 0.82 न्यूटन। ये जो भी टेंशन थी ना पहले 40 की, उसको मैंने कम किया थोड़ा, कितना कम किया? 0.82। अभी बच्चे क्या करते हैं, उसको T2 ले लेते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। T2 क्या है पता है? टेंशन 2, T2 कितना होगा? हो जाएगा 40 माइनस 0.82, समझ में आ रहा है? क्योंकि उसने बोला जो भी टेंशन पहले थी उसको अब मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, तो कम किया, इतना किया उसने, 0.82 कम किया, तो 40 में से 0.82 निकाले, कितना हो जाएगा? 39.18। तो ये T2 हो गया, ये न्यूटन दिया हुआ है, बस इतना मुझे दिया हुआ है। तो पहले मुझे n2 निकालना है, कैसे निकालेंगे? देखो अपने को पता है क्या, n का फॉर्मूला n इक्वल टू 1/2 L रूट में t बाय m, तो उसके साथ नहीं गए, तो टेंशन और n को देखना है, तो डायरेक्ट लिखते हैं n इज प्रोपोर्शनल टू रूट t। मैं टेंशन और लेंथ को देख रहा हूँ, तो n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू रूट में t1 अपॉन t2,
क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो T1 अपॉन T2 आएगा। अभी T1 और T2 दिया हुआ है, पहले स्क्वायर कर देता हूँ। तो N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट हट जाएगा तो T1 अपॉन T2 बचेगा। अभी मुझे क्या निकालना है, N2 निकालना है, तो इसको उधर ले लेता हूँ, बाकी को इधर। तो N1 स्क्वायर इंटू T2 अपॉन में T1 इज इक्वल टू N2 स्क्वायर। अभी N1 का स्क्वायर, N1 कितना है, 384 का स्क्वायर इंटू T2 कितना है, T2 39.18 अपॉन में T1 कितना है, 40। अब ये 40 को इससे कट कर सकते हैं, इसका स्क्वायर निकाल के, थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो उससे N2 का स्क्वायर मिलेगा। तुम लोग को लॉग यूज करना पड़ेगा। अगर N2 चाहिए तो इसको रूट में लेना पड़ेगा, ये पूरे वाले पार्ट को। रूट में 384 का स्क्वायर इंटू 39.18 अपॉन में 40। ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है, बट ये लोगों का पहले रूट निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, उससे हम लोग को N2 मिल जाएगा। ओके, अगर कर लो तो डायरेक्ट कैलसी से भी ये कैलकुलेट कर लो जल्दी जल्दी। पूरा निकाला तुमने शनौस, ऊपर पहले मल्टीप्लाई किया तुमने, पहले उसका स्क्वायर निकाला, डिवाइड भी 5 कर 40 करो ना डायरेक्ट इसको, डिवाइड बाय 40 किया 144। अब डायरेक्ट रूट निकालो उसका, कितना आ रहा है रूट का, वो है क्या, 144433 आ रहा है। 433 भी है, रूट में निकालो 144433। 12 नहीं होगा, वो ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी है, कई हंड्रेड्स में आएगी। क्या आ रहा है ये, N2 का स्क्वायर आ रहा है 144433। कितनी आ रही है वो, अराउंड, तो अराउंड 3, तो N2 ले लिया, नियरली इक्वल टू 380 हर्ट्ज। N2 मिल गया मुझे। जैसे N2 मिला, मुझे बीट्स निकालनी है। तो बीट्स क्या होती है, बड़ा कौन सा है, 380 बड़ा है ना, और 384 ये दोनों दिया है ना, तो माइनस करेंगे। तो N1 बीट्स क्या होती है, बीट्स इक्वल टू N1 माइनस N2, तो इक्वल टू N1, तो कितना है 384 माइनस 380, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बीट्स। बट ये पर सेकंड है, मुझे 2 सेकंड के लिए निकालना है, तो इन 2 सेकंड, हाँ 2 सेकंड मुझे लिखना पड़ेगा कि ये हो जाएगा 2, 4 × 2 इज इक्वल टू 8 बीट पर 2 सेकंड। ओके, तो ये मेरा पूरे का आंसर रहेगा। अच्छा, ये रूट कैसे निकालेंगे बता दो। पहले तो देखो, इसका रूट निकालेंगे तो रूट को 1/2 लेते हैं, लॉग से रूट को 1/2 बाहर लेते हैं, फिर ये 2 को पीछे ले लेंगे, फिर लॉग ये निकालेंगे, प्लस ये लॉग माइनस ये लॉग। वो रूट का मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि अगर रूट x होता है तो उसको x रेस टू हाफ लिख सकते हैं हम लोग, और जब इसका लॉग लगाते हैं ना, लॉग x रेस टू हाफ, तो ये हाफ को पीछे लेते हैं। ये तुम लोग के फिजिक्स का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, तो ये जाता है हाफ लॉग x। ये लॉग की प्रॉब्लम 11 तक किया था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फोर्स्ड वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस। अब फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या होता है, ये ऑसिलेशन का पार्ट है, और रेजोनेंस जो है वो सुपरपोजिशन वेव्स का पार्ट है। दोनों में डिफरेंस क्या है, फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या होता है, एक चीज को अगर मैं बार बार ऐसा मार रहा हूँ, कोई भी चीज, जैसे घड़ी है या कुछ है, क्या बोलते हैं, ओके, उसको मैं बार बार मार रहा हूँ, तो मैं बार बार फोर्स लगा रहा हूँ, तो उसको फोर्स्ड वाइब्रेशन बोलते हैं। ओके, फोर्सफुली अगर कोई चीज को मैं बार बार हिला रहा हूँ या वाइब्रेट कर रहा हूँ, तो उसको फोर्स वाइब्रेशन बोलते हैं। जबकि ये जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस क्या होता है कि जब दो, यानी अगर एक की जो फ्रीक्वेंसी है और दूसरी फ्रीक्वेंसी, अगर सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव्स एक साथ मैच हो जाती है, तो उसको रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस की वजह से इंस्ट्रूमेंट ब्रेक हो सकता है। ओके, फोर्स वाइब्रेशन जो होता है, उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है वो करना है तुम लोगों को। ओके, तो पढ़ लेना कम से कम, यानी 2 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट तुम लोगों को लिखने हैं। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अब वायलिन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विद अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 440 हर्ट्ज। तो एक वायलिन है, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया है, क्वेश्चन नंबर 13। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि वायलिन है जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, NF, वो है 440 हर्ट्ज। ओके, ये क्वेश्चन टेक्स्ट में क्या है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड ओवरटोन। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ओके, वो पूछा है कि N1 कितना होगा, तो N1 कितना होगा और N2 कितना होगा, बस ये फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन। तो इसमें क्या होता है, ये हो जाता है 2NF और ये हो जाता है 3NF, हो गया।
तो 2NF यानी 2 इंटू 440, और ये हो जाएगा 880 हर्ट्ज। ओके, और ये जाएगा 3 इंटू 440, तो ये हो जाएगा 1320 हर्ट्ज। तो ये हो गया N2। तो ये दो मेरे आंसर है, ये फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, जो है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। इसमें ये क्वेश्चन भी आता है कि कंपेयर करना होता है स्टेशनरी वेव की कैरेक्टरिस्टिक को और प्रोग्रेसिव वेव की कैरेक्टरिस्टिक को। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने डाला नहीं गलती से, ऐसा लग रहा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 है यार। प्रूव दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स। तो बीट्स वाला एक डेरिवेशन था। अब जनरली ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आना चाहिए, बट उसने यहाँ पे यही क्वेश्चन दिया है 3 मार्क्स के लिए। प्रूव दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू साउंड नोट्स गिविंग राइज टू द बीट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है पूरा डेरिवेशन करके दिखाना पड़ेगा इसमें बीट्स वाले में। क्वेश्चन नंबर 9 है ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम। सिर्फ डायग्राम बनाने, किसके किसके? 3 लोएस्ट मोड यानी फंडामेंटल वाले के फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड ओवरटोन, इसके डायग्राम बनाने। इसके ओपन एट बोथ एंड, यानी पाइप दोनों तरफ से ओपन है, तो उसके 3 डायग्राम बना रहे, वो छोटा वाला, उससे बड़ा वाला, उससे बड़ा वाला। वो जो तीनों डायग्राम बना के मैंने डेरिवेशन भी बताए थे, बट इसमें सिर्फ डायग्राम बनाने, यानी हमको डेरिवेशन नहीं करना, एकदम सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो ओपन एट बोथ एंड्स एंड क्लोज एट वन एंड, वो दोनों के सिर्फ डायग्राम बनाने। देखो क्वेश्चन समझो, डेरिवेशन नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ डायग्राम बनाने बोला उसने क्वेश्चन। ओके, कुछ लेबल करने बोला है और डायग्राम बनाने बोला है ना, वो सब भी नहीं लिखने का, सिर्फ डायग्राम, बस बस डायग्राम बनाना है। और उस पे हाँ नेम लिख देने का, लैम्डा 5 नोड एंटी नोड ऐसा, बस, और कुछ नहीं। हाँ, मुझे लगा वी और एल की डेरिवेशन नहीं करना। आ सकता है, आता है पेपर में, वही तो प्रॉब्लम है, बच्चे को लगता है कि इजी है, बट वो आ जाता है, बच्चे को समझ में नहीं आता। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो एक न्यूमेरिकल है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड ओवरटोन। बहुत अच्छा। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है, बोल रहा है कि थर्ड ओवरटोन निकाल। थर्ड ओवरटोन को मैं N3 से डिनोट करूंगा, वो मुझे नहीं पता। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड ओवरटोन ऑफ एन एयर कॉलम वाइब्रेटिंग इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड, एक तरफ से वो बंद है। तो सबसे पहले, हाँ क्या होता है देखो, थर्ड निकालना है, तो एन पी इज इक्वल टू, ये किस में था, क्लोज एट वन एंड में क्या था, मैं जो डेरिवेशन में तो क्लोज एट वन का पहले था ना, तो वो क्या होगा 2p+1 NF, सही बोल रहा हूँ। ओके, तो ये, तो अगर समझो मुझे 3 निकालना है, तो N3 इक्वल टू जाएगा 2 × 3 + 1 NF। 2 3 = 6, तो 6+1 यानी 7 NF, ये हो जाएगा N3। ओके, तो देखो क्वेश्चन में ऐसा लिखा था कि N3 मुझे थर्ड ओवरटोन फाइंड करनी है, और पाइप जो है ओपन एट वन एंड है, तो वन एंड से ओपन है, तो इसका मतलब एक एंड से वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो ओपन एंड वन के लिए मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला था, वो क्या था, NP = 2p+1 NF। अभी 3 फाइंड करना है, तो P की जगह मैंने 3 रखा, यहाँ पे भी 3 रखूंगा, +1 NF, तो 2 3 = 6 हो गया, 6+1 यानी 7 NF। तो मुझे N3 निकालना है, वो 7 NF होगा, बट इसके लिए पहले मुझे NF निकालना पड़ेगा, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। ओके, तो पाइप ओपन एंड वन बोथ एंड में, यानी ओपन एंड वन एंड में क्या होता है, एनएफ का क्या फॉर्मूला है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, तो वो हम लोग को याद रखना पड़ेगा। एनएफ क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, एनएफ पहला जो बोथ वन एंड वाले में, एनएफ का क्या फॉर्मूला है, जो फर्स्ट छोटा, सबसे छोटा जो डेरिवेशन था, V/2L या 4L, क्या हुआ, ये नहीं, ये NF = V/4L। ओके, तो NF = V/4L, ये मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इससे मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और जैसे ही मुझे NF मिलेगा मैं इसमें पुट कर दूंगा। ओके, चलो अब कैसे, क्या क्वेश्चन में और कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ दिया है, क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द पाइप इज 0.421 मीटर। ओके, तो पहले मैंने लिखा नहीं क्या क्या गिवन है, यहाँ पे लिख लेना है, लेंथ ऑफ द पाइप यानी स्मॉल एल लेगा हम लोग, क्यों कैपिटल एल नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे कुछ अच्छी चीज दी हुई है, वही साहिल पूछ रहा था कि एंड करेक्शन में क्या करेंगे, एंड करेक्शन क्या करेंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है एंड करेक्शन, वो बोला कि पाइप की लेंथ कितनी है, 0.421
क्या है, मीटर है, मीटर। एंड क्या दिया हुआ है, एंड करेक्शन है 1.75 सेंटीमीटर। तो एंड करेक्शन यानी ई दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करो तो क्या आएगा, 1.75 इंटू 10⁻², मीटर। ओके, तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद और कुछ दिया है क्या, इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज दिया 350, सब तो दिया हुआ है, v इज इक्वल टू 350 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलेगा। अब मुझे सॉल्व करना है इसको, बस हो गया सॉल्व। क्या करना है, एनएफ पता करना है पहले। एनएफ इज इक्वल टू वी कितना दिया है, 350, 350 अपॉन में 4l है। देखो अभी तो v अपॉन 4, l की जगह मैं लिखूंगा l प्लस ई, राइट। अब क्या लिखूंगा, 4, एल की जगह पे एल प्लस ई लिख दिया मैंने। स्मॉल एल कितना है मेरा, 0.421 प्लस, अभी ये है 1.75, मुझे 1.75 इंटू 10⁻²। ओके, अब इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले इसको प्लस करने के लिए पहले मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 350 अपॉन में 4। अब पहले ये पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा, तो एक पॉइंट शिफ्ट होगा, दो पॉइंट शिफ्ट होगा, तो कितना होगा, 0.421 प्लस, ऐसे एक काम कर जाना चलेगा, ये हो जाएगा 0.0, ठीक है ना, एक पॉइंट यहाँ पे 1 के बाद और एक पॉइंट 0 के बाद 175। अब ये दोनों को ऐड करते हैं पहले, तो ये होगा, अच्छा इसको भी 2 से कट कट करोगे, ये 2 बचेगा, ये 175 बचेगा, हो जाएगा 175 अपॉन 2। नहीं, और पॉइंट में आंसर फालतू में करके कोई मतलब नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इसको ऐड करना, तो ऐड कैसा होगा, पहले ये 0 पॉइंट, फिर ये 4 का 4, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, 1 प्लस 7 8, और ये 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 175 डिवाइड बाय 2 5 का 10 का 0, वो 8 कैसे आना है, तुम करके देखो कैलकुलेशन। ओके, 2 8 का 16, 16 का 6 ऊपर गया 1, नहीं देखो ना कैलकुलेट करो, 17, 2 5 का 10, एक गया 16 17 का 7 ऊपर गया 1, 2 3 का 6 और एक 7, 2 4 का 8 और 0 पॉइंट, तो आंसर ये आ रहा है 175 डिवाइड बाय 0.877। अब ये हम लोग को लॉग से ही करना पड़ेगा, 199.5 आ रहा है, तो 199.5 को मैं लूंगा 200, एन एफ इट्स नियरली इक्वल टू 200 हर्ट्ज। ओके, अब एन एफ मिल गया मुझे। अब मुझे एन थ्री निकालना है, तो एन थ्री इज इक्वल टू 7 एन एफ, 195 आ रहा था ना, होगा ना कैलकुलेट में देखो, 199 ही था, 199 5 था, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। 199, हाँ तो फिर चलेगा, फिर 7 इंटू 200, तो ये हो जाएगा 1400 हर्ट्ज, हो गया। तो ये हम लोग को मिल जाएगी थर्ड वर्ड। ओके, ये क्वेश्चन के बाद है क्वेश्चन नंबर 21। शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड। तो वन एंड जो आता था उसमें हम लोगों ने ये प्रूफ किया था ना, पहले देखो फर्स्ट मिला था एन एफ मिलेगा, फिर एन वन मिला था 3 NF, फिर N2 मिला था 5 NS। तो लास्ट में हम लोगों ने लिख दिया था ऐसा कि NP इज इक्वल टू 2P प्लस 1NS। तो ये प्रूफ करके दिखाना है, यानी वो तीनों छोटे छोटे जो क्लोज एंड वन एंड वाला पाइप है उसके 3 छोटे छोटे डायग्राम बने थे, उसको एक्सप्लेन किया था, वो एक्सप्लेन करके दिखाना बस। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 22। प्रूव दैट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। तो पहले ओपन एट वन एंड वाले का करके दिखाना है, यानी आज जो सुबह मॉर्निंग में फर्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट किया था, ओपन एट वन वाले का और ओपन एट बोथ एंड्स वाले का, ये दोनों का करके दिखाना। ओके, देन उसके बाद क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पे प्रूफ करना नहीं बोल रहा है, सिर्फ वो बोल रहा है कि स्टेट करो एंड उसको ही एक्सप्लेन करो कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के जो जो लॉज है, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन और लॉ ऑफ डेंसिटी या मास। ओके, उसको एक्सप्लेन करना है, वो तीनों को सिर्फ एक्सप्लेन करना है, बनाना है, फॉर्मूला लिखना है और एक्सप्लेन कर देना, बस छोटा था। ओके, हर्ष। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 24, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ये मैं अभी करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24,
क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो टेक्सचुअल है। अब टेक्सचुअल में क्या है, अब ये वो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी यानी एन दिया है, एन कितना दिया है 500 हर्ट्ज। तो एन दिया हुआ है 500 हर्ट्ज। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सिंपल सिंपल चीजें बताया तो कि तुम लोग क्या करते हो। फिर उसके बाद स्पीड दिया है वी, वी कितना दिया है 350 मीटर पर सेकेंड, 350 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसमें एक प्रॉब्लम है क्या, पहले जैसे ही इतना मिला ना, मुझे ये पता है v इज इक्वल टू एन लेमडा, तो वैल्यू रखता हूँ v कितना है 350 इज इक्वल टू एन कितना है 500 लेमडा। लेमडा पता चल जाएगा 500 नीचे लूंगा तो 350 अपॉन में 500। मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, मुझे समझ में आ गया कि इतना ही करना है मुझे, तो मैं कर ले रहा हूँ। देखो कितने 5 के टेबल में आएगा 5 7 दा और 5 10 दा, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 10 इज इक्वल टू लेमडा, या फिर इसको लिख दूंगा 0.7। ये मेरा क्या हो जाएगा लेमडा, और मीटर में आंसर आएगा क्योंकि वो डिस्टेंस होता है लेमडा। तो ये इतना पार्ट तो मैंने कर दिया, मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं और मैंने ये कर दिया लेमडा फाइंड कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द फेज डिफरेंस। अभी फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस का मतलब ये होता है कि अगर एक वेव आगे चल रही है, एक वेव ने पहले स्टार्ट कर दी, तो एक वेव हमने बताने के लिए ये एक वेव है, समझो ये जीरो से स्टार्ट हो रही है, अच्छा ऊपर नीचे नहीं, तो उसके नीचे मैं एक वेव बना दो। अभी जब ये जीरो पे थी ना, तो वही टाइम ये वेव जो थी वो 90 पे थी, समझो मेरा जीरो यहाँ से, तो वो वेव यहाँ ऊपर थी, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर ऐसा। तो देखो ये वेव जो है ये इसका जीरो जब पड़ेगा इसका 90 पड़ेगा, तो ये वेव, ये वाली वेव 90 डिग्री आगे इस वेव से, तो इसको फेज डिफरेंस बोलते हैं। ओके, तो वो फेज डिफरेंस निकालना है अपने को। तो पहले तो बोला है कि क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, नंबर वन क्या है, एट अ सर्टन what is the phase difference between two displacement at a certain point at times 1 millisecond apart। ओके, तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि टाइम कितना है 1 मिलीसेकेंड। चलो देखते हैं, टाइम दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 1 ms, ms इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ ओके। अब देखो क्या होगा, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला लिखना है। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस, अभी ये पहला, अब हम लोग आंसर चालू कर दे, स्टार्ट करते हैं, इज इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा into path difference, path difference। ओके, अभी इसके बाद अब क्या, कैसे करूं मैं इसको सॉल्व, तो इसको मैं लिखूंगा 2 पाई/लैम्डा, लिखूंगा मैं 0.7। अभी एक प्रॉब्लम है कि मैं पाथ डिफरेंस कैसे निकालूं, कैसे निकालूं पाथ डिफरेंस, यानी डिस्टेंस ही कितना कवर, डिस्टेंस वो वेव कवर कर रही है। ओके, तो उसके लिए उसने देखो टाइम दिया हुआ है, बट स्टार्टिंग में अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी भी दी थी, यानी v इक्वल्स टू भी दिया है, v भी कितना है 350, तो दोनों दिया है। तो मैं क्या करता हूँ साइड में पहले क्या निकाल लेता हूँ, पार्ट डिफरेंस निकाल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ये, इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस निकालता हूँ, पाथ डिफरेंस। अभी कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब स्पीड कितनी दी है 350 और इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी यही पाथ डिफरेंस को मैं क्या बोलूंगा, डिस्टेंस बोलूंगा। पाथ का मतलब भी रास्ता ही होता है। ओके, और अपॉन टाइम का 10⁻³ डालूंगा, क्योंकि टाइम कितना है मेरा वहां पे, टाइम 10⁻³ सेकंड है, ये 10⁻³ मल्टीप्लाई होगा, तो 350 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस। ओके, तो 0.350, या 0 लिखने की जरूरत, 3 पॉइंट शिफ्ट हो गए, 1 2 3। ओके, तो ये मुझे पार्ट डिफरेंस मिल गया। तो अब यहाँ पे पार्ट डिफरेंस की जगह मैं रखूंगा 0.35। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा इजी करने के लिए देखो, पहले 2 से ये 0.35 को मल्टीप्लाई करो, तो 35 का डबल कितना होता है 70 70, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 0.7, क्योंकि दो के बाद पॉइंट है ना, 0.70 बनेगा ये, पर दो के बाद पॉइंट है तो 0.7, और अपॉन में भी कितना 0.7, राइट साइड का जीरो नहीं देखते, तो ये और ये कर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा पाई। तो मुझे फेज डिफरेंस कितना मिला, फेज डिफरेंस इक्वल टू पाई। अभी अभी भी ये पहला क्वेश्चन था। अब एक दूसरा क्वेश्चन भी है उसमें, उसके अंदर क्या दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। वापस अब ये निकालना है क्या, ये पाथ डिफरेंस निकालना है मुझे।
ओके, कब, जब वो लोग कहाँ पे है, क्या क्वेश्चन है, बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर 45 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो फेज डिफरेंस दिया हुआ है, फेज डिफरेंस, हाँ टाइम तो कुछ नहीं करना है हमने, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू दिया 45 डिग्री। 45 डिग्री यानी कितना, पाई के फॉर्म में, अथर पाई बाय 4। ओके, तो अब क्या होगा, कैसे निकालूंगा मैं, तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला लिखते हैं, फेज डिफरेंस, यही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला जो अभी लगाया था, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना है, पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 पाई, लैम्डा कितना है 0.7 इनटू पाथ डिफरेंस। ओके, देखो ये पाई और ये पाई कैंसिल, 0.7 इधर डिवीजन में उधर मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में है, तो 0.7 अपॉन 8 इज इक्वल टू का पाथ डिफरेंस। ओके, अब ये इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से अगर चाहो तो 0.7 इंटू 10 अपॉन में 8 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 8 इंटू 10। 7 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो पार्ट डिफरेंस मिलेगा, पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, क्या आंसर आता है इसका, 0.0875। ये डिस्टेंस है, तो इसको मीटर में लिखेंगे, और ये मेरा क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस। तो ये बड़ा क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 25, दो वायर है जिसका मटेरियल सेम है, क्वेश्चन नंबर 25, दो वायर है जिसका सेम मटेरियल है एंड सेम क्रॉस सेक्शन, एरिया भी सेम है, स्ट्रेच ऑन अ सोनोमीटर वायर, वन वायर इज लोडेड विद 1.5 kg का मास है एंड अदर इज 6 kg। ओके, तो इसके लिए ध्यान देना है यहाँ पे कि ये जो 1.5 kg है मास में दिया है, तो M1 M2 नहीं लेना है, वो लोड कर दे तो उसमें टेंशन लोग प्रोवाइड करेंगे। पिछली बार मैंने मास लेके किया था, वो बहुत गलत हो गया था, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हुआ था हम लोगों का। ओके, तो टेंशन लेना है। अभी टेंशन जो है वो एक टाइप का फोर्स है, तो वो न्यूटन में होता है, तो केजी को न्यूटन में कन्वर्ट करने आना चाहिए। कल के टीचर उससे पूछे तो आंसर नहीं दे पाया था कि केजी को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करेंगे प्रैक्टिकल में। ओके, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या है पहला, तो पहला M1 ले लो, M1 इज इक्वल टू 1.5 kg है, केजी को न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट क्या होता है, वेट होता है mg, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मास दिया हुआ है उसको जी से मल्टीप्लाई करो तो वेट मिलेगा, और वो वेट ही टेंशन प्रोवाइड करता है क्योंकि वो एक फोर्स है, उसको न्यूटन में हम बनाते हैं, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 1.5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9.8 से, तो ये आंसर आ जाएगा न्यूटन में, एकदम सिंपल। ओके, कोई भी चीज उसको 9.8 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो केजी से न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा मास। ओके, देन उसके बाद क्या दिया है, दूसरा M2 दिया हुआ है 6 kg, तो 6 kg हो जाएगा 6 इंटू 9.8 न्यूटन, तो दोनों हो गया, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्यों इतनी मेहनत करूँ। उसके बाद दिया हुआ है द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज 60 सेंटीमीटर, तो L1 जो है वो दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। अब मैं इसे चाहूँ तो मैं इसको केजी उसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ मीटर में, बट नहीं करते, वैसे ही रखते, इजी पड़ेगा। कैलकुलेट वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द सेकेंड वायर, जो दूसरा है, यानी L2 मुझे कैलकुलेट करना है, तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता है किसका, वाइब्रेटिंग लेंथ वाले का क्या फॉर्मूला था, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इक्वल्स टू होती है क्या होती है, 1/2L रूट में T/M। ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना, रूट में T है और L ऐसा नीचे है ना, L और T, तो अगर मैं L को उधर लेके जाऊंगा और रूट T को नीचे लिखूंगा तो ऐसा लिखूंगा L/√T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा लिख दूंगा। ओके, अब क्या होगा देखो, तो L1, अब देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नहीं समझो, अपॉन में √T1 इज इक्वल टू जाएगा L2 अपॉन में √T2, तो L2 निकालना तो इसको इधर मल्टीप्लाई होगा, तो L1 रूट में T2 अपॉन में रूट में T1 इज इक्वल टू L2। ओके, चलो अब इसको सॉल्व कैसे करूंगा मैं, बहुत सिंपल है, पहले L1 की वैल्यू कितनी है 60, फिर रूट को एक ही साथ लिख देता हूँ, दोनों रूट में ना, ऊपर वाला भी रूट में नीचे वाला भी रूट में, तो दोनों को एक साथ ही लिख देता हूँ और यहाँ पे अपॉन डाल देता हूँ रूट में, तो क्या होगा, ये
T2 अपॉन T1 है ना, T2 कितना है, T2 है 6 इंटू 9.8 अपॉन में T1 है 1.5 इंटू 9.8, ओके। तो 9.8 कैंसर, तो क्या हो जाएगा 60। अभी रूट में क्या बचेगा यहाँ पे 1.6 और डिवाइड बाय 1.5, 1.5 1 जा 1.5 4 जा, हाँ 60, ओके। तो 60 रूट में 4, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा 60 इंटू 2, तो हो जाएगा 120। लेंथ है सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर में ही रखा मैंने, कुछ चेंज नहीं किया है, तो ये मुझे आंसर मिल गया, ओके। अभी देखो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ बीट्स, बीट्स कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस क्वेश्चन है, देखो। अभी इसके बाद ऊपर वाला जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि बीट्स के बारे में फ्रीक्वेंसी बताओ, तो कभी कभी ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को मिक्स कर सकते हो, क्या बीट्स का पूरा डेरिवेशन भी करो और उसका एप्लीकेशन भी बताओ। तो एप्लीकेशन छोटा आएगा, 1-2 मार्क्स का ही आएगा, मेरे हिसाब से 2 मार्क्स का ही होगा ये क्वेश्चन, 4 मार्क्स का नहीं है ये क्वेश्चन। एप्लीकेशन तुमने जितना लिखा था वो चल जाएगा, ओके। बट अगर ये 4 मार्क्स का होता तो हम लोग को ज्यादा डिटेल मिलना होता, बट एप्लीकेशन में तक 4 मार्क्स के लिए नहीं पूछेगा, 2-3 मैक्स मार्क्स, ओके। चलो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव होती क्या है, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव की पूरी डेफिनेशन लिखना पड़ेगा कि जब दो वेव है वो जब आ रही है, चाहे वो फेज में हो या आउट ऑफ फेज में हो, तो वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट फीच अदर होती है, उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो दोनों का वेक्टर सम होता है, वेक्टर सम ऑफ बोथ द वेज, ओके। तो ये बताना है उसका पूरा एम्पलीट्यूड का, जो फर्स्ट वाला जो सबसे पहला डेरिवेशन है इसमें बड़ा वाला, वो डेरिवेशन करना है। तो यहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ वेव खत्म।